कुछ सीरियल किलर्स के नाम दशकों के बाद भी दिल को दहला देते हैं, क्योंकि कभी कभी उनमें से कुछ सीरियल किलर्स कभी पकड़े नहीं गए, क्योंकि उनकी कभी पहचान नहीं हो पाई। उनमें से एक नाम था बीटीके किलर। बीटीके यानी ब्लाइंड टॉर्चर किल। इस खूनी दरिंदे ने 1970 के दशक में विचिटा कैंसास में आतंक फैलाया हुआ था और 80 और 90 के दशक में उसने और 3 लोगों की जान ली। लेकिन पुलिस को भनक भी नहीं थी कि ये बीटीके किलर का ही काम है, और उसके बाद बीटीके किलर गायब हो गया। उसने पुलिस से लेटर्स के जरिए बात करना भी बंद कर दिया और उसी के साथ ख़त्म हुई पुलिस की आखिरी उम्मीद, क्योंकि इसके बाद बीटीके किलर पहचानना नामुमकिन था। लेकिन खुद की तरफ सबका ध्यान खींचने के स्वभाव की वजह से उसे रहा नहीं गया और उसने पुलिस से फिर से संपर्क किया, और कुछ गलतियों की वजह से बीटीके किलर की पहचान हुई और उसे पकड़ा गया। उसे जुर्म करने के 30 साल बाद पकड़ा गया था और अब सबको उसका असली नाम पता था, डेनिस रेडर। डेनिस रेडर का जन्म 9 मार्च 1945 को डोरोथिया मेई रेडर और विलियम एल्विन रेडर के घर हुआ था। डेनिस का जन्म या तो कोलंबस कैंसास में हुआ था या फिर पिट्सबर्ग कैंसास में, ये कभी सिद्ध नहीं हुआ। वो विचिटा में पला बड़ा। उसके माता पिता दिन रात काम करते और घर पर अपने बच्चों पर कम ध्यान दे पाते। डेनिस ने बाद में बताया कि उसकी माँ ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और इस वजह से वो अपनी माँ से हमेशा द्वेष करता। कम उम्र से ही डेनिस औरतों को यातनाएं देने, उनसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और उनकी कल्पनाएं करता। उसने छोटे जानवरों को मारकर और फांसी पर लटकाकर उन्हें भी यातनाएं दी। डेनिस अक्सर औरतों के कपड़े पहनता और महिला पड़ोसियों पर जासूसी करता। वो उनके कपड़े भी चुराता, जिसमें औरतों के अंडरवेयर भी शामिल थे। वो अपने हाथों और गर्दनों के चारों ओर रस्सियों को बांधता और फिर हस्तमैथुन करता। कुछ सालों बाद हत्याओं के बीच अपने कूलिंग ऑफ के दौरान डेनिस औरतों के कपड़े पहनता और एक औरत के चेहरे जैसा मुखौटा पहन के खुद की तस्वीर लेता। लेकिन डेनिस ने कल्पनाओं को और गुनाहों को अच्छे से छिपाया था। उसे सब लोग सभ्य, सामान्य और अच्छे व्यवहार वाला समझते। 15 जनवरी 1974 को ओटेरो परिवार के 4 लोगों की विचिटा कैंसास में हत्या कर दी गई। उसमें थे जोसेफ ओटेरो, जूली ओटेरो, जोसेफ ओटेरो जूनियर और जोसेफीन ओटेरो। इन सबके शव उनके बड़े बच्चों को मिले थे, जो खून होते समय स्कूल में थे। खूनी ने एक पत्र लिखा जो अक्टूबर 1974 में विचिटा पब्लिक लाइब्रेरी में एक इंजीनियरिंग के पुस्तक के अंदर छिपा हुआ था, जिसमें उसने जनवरी में ओटेरो परिवार की हत्या का विस्तार वर्णन किया था। 1974 के स्प्रिंग और 1977 की सर्दियों के बीच डेनिस ने 3 और औरतों को मार डाला, कैथरीन ब्राइट, शर्ली वियन रेडफोर्ड और नैन्सी फॉक्स। 1978 की शुरुआत में उसने विचिटा के टेलीविज़न स्टेशन केक को एक और पत्र भेजा, जिसमें ओटेरोस, ब्राइट, वियन, रेडफोर्ड और फॉक्स की हत्याओं की उसने जिम्मेदारी ली थी। उसने अपने लिए कई नाम सुझाए, जिसमें से एक नाम से उसे अभी भी बुलाया जाता है, बीटीके किलर। उसने इस दूसरे पत्र में मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी और आखिरकार मीडिया ने घोषित किया कि विचिटा में वाकई एक सीरियल किलर है जो ये खून कर रहा है। पत्र में बीटीके किलर ने दावा किया कि उसे फैक्टर एक्स ने ये सब खून करने के लिए उकसाया है, जिसे उसने एक शैतानी सोच के रूप में बताया था। उसी फैक्टर एक्स ने जिसने जैक द रिपर, सन ऑफ सैम और द हिलसाइड स्ट्रैंगलर हत्याएं करने को प्रेरित किया। एना विलियम्स, जो 1969 में 63 वर्ष की थी, बीटीके किलर ने उसे मारने का प्लान बनाया था, लेकिन वो घर देर से आने की वजह से बच गई। बीटीके किलर ने घंटों उसके घर पर उसकी राह देखी, लेकिन वो बेचैन होने लगा और वहाँ से चला गया। मरीन हेज, जो 53 साल की थी, बीटीके किलर ने 27 अप्रैल 1985 को उसकी हत्या कर दी और उसके शव को अपने चर्च क्राइस्ट लूथरन चर्च ले गया, जहां वो चर्च परिषद का अध्यक्ष था। वहां उसने अलग अलग बंधक स्थितियों में मरीन के शव की तस्वीरें खींची। बीटीके किलर ने हत्या की तैयारी में चर्च में काला प्लास्टिक और अन्य चीज़ें जमा कर रखी थी और बाद में उसने शव को एक खाई में फेंक दिया। उसने अपने इस प्लान को प्रोजेक्ट कुकी नाम दिया था। 1988 में विचिटा में फेगर परिवार के 3 लोगों की हत्याओं के बाद बीटीके किलर होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति का एक पत्र मिला,
जिसमें लिखने वाले ने फेगर हत्याओं का अपराधी होने से इनकार कर दिया था। लेखक ने हत्यारों को एडमायरेबल वर्क करने के लिए शुभकामनाएं दी थी। ये बाद में साबित हुआ कि यह पत्र वाकई में बीटी के किलर ने ही लिखा था। पुलिस भी इन हत्याओं का जिम्मेदार बीटी के किलर को नहीं मानती थी। 1980 के दशक में बीटी के किलर ने 2 औरतों का पीछा किया था और 1990 के दशक में उसने जिस औरत का पीछा किया उसने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाला था। उनमें से एक औरत ने उससे बचने के लिए अपना पता भी बदल दिया। 1 फरवरी 1979 को उसका आखिरी शिकार डोलोरेस ई डेविस बनी, जिसका शव पार्क सिटी में वेस्ट 117 स्ट्रीट नॉर्थ और नॉर्थ मेरिडियन स्ट्रीट पर पाया गया था। बीटी के किलर ने 19 जनवरी को उसकी हत्या की थी। 2004 तक बीटी के किलर की जांच को एक कोल्ड केस माना जाता था। मार्च 2004 में द विचिटा ईगल न्यूज़पेपर को बिल थॉमस किलमैन नाम के किसी व्यक्ति का एक पत्र मिला। पत्र के लेखक बिल ने दावा किया कि उसने 16 सितंबर 1986 को विकी वेजलर की हत्या कर दी थी और पत्र के साथ में अपने अपराध स्थल की तस्वीरें और उसके लाइसेंस की एक फ़ोटोकॉपी जोड़ दी थी, जो अपराध के समय चोरी हो गई थी। इससे पहले यह साबित नहीं हो पाया था कि विकी का खून बीटी के किलर ने ही किया है। विकी के नाखूनों के नीचे से जमा किए गए डीएनए ने पुलिस को पहला सबूत दिया। फिर पुलिस ने सीरियल किलर को खोजने की कोशिश में सैकड़ों आदमियों का डीएनए परीक्षण शुरू किया। कुल मिलाकर 1300 से ज़्यादा डीएनए सैंपल लिए गए। जनवरी 2005 में बीटी के किलर ने विचिटा के होम डेपो में एक पिकअप ट्रक में एक सीरियल बॉक्स रखने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के मालिक ने वो सीरियल बॉक्स कहीं फेंक दिया। उस सीरियल बॉक्स में बीटी के किलर ने लिखे हुए पत्र थे। उस तारीख के पार्किंग के सीसीटीवी टेप से पता चला कि एक आदमी जो काली जीप शिरोके चला रहा था, उसने एक पिकअप ट्रक में वो सीरियल बॉक्स रखने की कोशिश की थी। फरवरी 2005 में केक न्यूज़ स्टेशन को और पत्र भेजे गए जो बीटी के किलर ने भेजे थे। पुलिस को लिखे अपने पत्रों में बीटी के किलर ने पूछा कि क्या फ्लॉपी डिस्क पर लिखे गए पत्र से उस तक पहुंचा जा सकता है या नहीं। पुलिस ने विचिटा ईगल के पोस्ट किए गए एक एडवर्टीजमेंट में उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करना सुरक्षित होगा। 16 फरवरी 2005 को बीटी के किलर ने विचिटा में केसास टीवी को एक पर्पल फ्लॉपी डिस्क भेजी। इसके साथ एक पत्र, एक सोने के रंग का हार और उसके साथ जॉन स्टैनफोर्ड के 1979 के पुस्तक रूल्स ऑफ प्रे के कवर की एक फ़ोटोकॉपी भी जोड़ी गई थी। पुलिस को एक डिलीट किए गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में मेटाडाटा मिला जो बीटी के किलर के लिए अज्ञात था। अभी भी फ्लॉपी डिस्क पर कुछ डेटा सुरक्षित था। मेटाडेटा में क्राइस्ट लूथरन चर्च शब्द मिले और डॉक्यूमेंट को डेनिस ने आखिरी बार सेव किया था। एक इंटरनेट सर्च में पता चला कि डेनिस रेडार उस चर्च काउंसिल का अध्यक्ष था। जब जांचकर्ता डेनिस रेडार के घर के पास गुजरे तो उन्हें एक काली जीप चेरोकी दिखी जो होम डिपो सर्विलेंस फुटेज में भी थी। ये डेनिस रेडार के खिलाफ एक पुख्ता सबूत था, लेकिन उसे हिरासत में लेने के लिए उन्हें और ज़्यादा पुख्ता सबूत की ज़रूरत थी। पुलिस ने कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल क्लिनिक में डेनिस रेडार की बेटी से लिए गए पैप स्मीयर का परीक्षण करने के लिए वारंट निकाला। डीएनए परीक्षण ने डेनिस रेडार की बेटी और वेजलर के नाखूनों के सैंपल के बीच एक करीबी मैच दिखाया। इससे पता चलता है कि हत्यारा डेनिस रेडार की बेटी से संबंधित था, यानी कि डेनिस रेडार ही बीटी के किलर था। डेनिस रेडार को 25 फरवरी 2005 को दोपहर के बाद पार्क सिटी में अपने घर के पास गाड़ी चलाते समय गिरफ्तार किया गया। विचिटा पुलिस, कैंसास ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI और ATF एजेंटों ने डेनिस रेडार के घर और कार की तलाशी ली। कंप्यूटर सहित सभी सबूत जब्त किए। जिस चर्च में वो अध्यक्ष था, सिटी हॉल के उनके कार्यालय और पार्क सिटी लाइब्रेरी की भी तलाशी ली गई। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विचिटा पुलिस चीफ नॉर्मन विलियम्स ने बताया कि बीटी के किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 फरवरी 2005 को डेनिस रेडार पर हत्या के 10 मामलों का अपराध लगाया गया था। 18 अगस्त को पीड़ितों के परिवार ने बयान दिया, जिसके बाद डेनिस रेडार ने 30 मिनट के भाषण में माफ़ी मांगी। उसे कम से कम 175 साल के साथ लगातार 10 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। हत्याओं के समय कैंसास में कोई मृत्युदंड की सज़ा नहीं थी। 19 अगस्त को उसे एल्डोराडो करेक्शनल फैसिलिटी में ले जाया गया। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।